जय हिंद मित्रों, भागीरथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य के बाबर के पानीपत के युद्ध के परिणाम और इब्राहिम लोदी के पराजय के कारण। मित्रों, हमने पहले वीडियो में पढ़ा था इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और उससे पहले बाबर का प्रारंभिक जीवन, और बाबर ने भारत की सीमाओं पर 4 आक्रमण किए। 5वां आक्रमण भारत के अंदर करता है, दिल्ली पर अधिकार करता है और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। पानीपत के पहले युद्ध में इसमें लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है। एकमात्र सल्तनत शासक युद्ध भूमि में मारा जाता है। हमने उनके युद्ध के परिणाम और लोदी के पराजय के कारण नहीं पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग लोदी की पराजय के कारण और युद्ध के परिणाम क्या रहे वो पढ़ते हैं। उसके बाद में बाबर ने कौन कौन से युद्ध किए वो सारी जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। आइए, बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन करता है। मित्रों, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी की पराजय के कारण, ये टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने उस वीडियो में नहीं पढ़ा था। मित्रों, इनका पहला कारण है तो कानों व बारूदी का प्रयोग। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम युद्ध यानी बाबर से पहले जितने भी युद्ध हुए थे उसमें कभी भी तोपखानों का प्रयोग नहीं हुआ है। यह पहली बार, इस युद्ध में पहली बार भारत में मित्रों तोपखानों का प्रयोग हुआ था। यह पहला युद्ध है और इस युद्ध के बाबर के प्रमुख तोपसी, एक का नाम है उस्ताद अली और दूसरे का नाम है मुस्तफा। ये दो बाबर के मुख्य तोपसी थे। बंदूक सिखाते हैं मुस्तफा को और तोपसी उस्ताद अली को कहते हैं। ये बाबर के दो मुख्य तोपसी, दो मोर्चा संभाला था। बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था। बाबर जब काबुल से भारत आया था, पानीपत के युद्ध के लिए अपने साथ में तोप लेकर आया था और तोपखाना और बारूद का प्रयोग पहली बार भारत में हुआ था इस युद्ध में। हाँ मित्रों, दूसरा कारण है तुलुगमा पद्धति का प्रयोग। यह भी पद्धति का प्रयोग बाबर ने पहली बार भारत में किया था। और इस पद्धति का अर्थ क्या है? सेना के दोनों ओर से युद्ध करना। ये भी पहली बार हुआ था। मित्रों, ये तुलुगा पद्धति सीखी कहां से थे बाबर ने? यही प्रश्न पूछते हैं। उज़्बेकों से बाबर ने सीखी थी। और उज़्बेक कौन थे? मध्य एशिया की एक जनजाति थी। मध्य एशिया की जनजाति। सारी बात मैंने आपको डिटेल बता दी है। तो बारूदी का प्रयोग, तुलुगा पद्धति का प्रयोग ये बाबर ने कहां सीखी थी? मध्य एशिया से। उज़्बेक जनजाति है। हाँ, तीसरा कारण बाबर कुशल सेनापति। बाबर एक कुशल सेनापति था, इब्राहिम लोदी से भी बेहतर था। अच्छा, ये तो इब्राहिम लोदी तो बाबरनामा कहता है। बाबरनामा में इब्राहिम लोदी के बारे में बताया तो आलसी था। उसके बाद में चौथा कारण है रिजर्व सेना। यहां का प्रयोग, रिजर्व सेना का प्रयोग भी बाबर ने यहां भारत में पहली बार किया था। ये बाबर ने कहां से सीखी थी मित्रों? ईरानियों से सीखी थी। इसका मतलब क्या होता है? जब शत्रु सेना थक जाती थी तो ये रिजर्व सेना का प्रयोग किया था। थकी सेना पर आक्रमण करना रिजर्व सेना होता है। ठीक है,
तोपखाना बारूदी का प्रयोग, तुलगा पद्धति का प्रयोग, बाबर को सेना पता, विजय सेना, और पांचवा कारण था अफगानों में एकता का अभाव, एकता का अभाव, यानी अफगान में एकता नहीं थी। ये 5 कारण थे। इस कारण से इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत अंतिम शासक की पराजय हुई थी पानीपत के युद्ध में, और बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, एक समझ लिया आपने, तो बंधु का प्रयोग, तुर्का बंदी का प्रयोग, बाबर को सेना पता, रिजुर सेना, अफगानों की एकता का अभाव। अब हम लोग पढ़ते हैं पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या निकले। आइए, परिणाम क्या रहे थे। इस युद्ध के परिणाम क्या रहे थे, ये परिणाम हम लोग पढ़ते हैं। मित्रों, इस युद्ध के बाद में बाबर का साम्राज्य दिल्ली से, काबुल से दिल्ली तक फैल गया था। काबुल से दिल्ली तक, काबुल से दिल्ली तक बाबर का साम्राज्य फैल गया था। दूसरा कारण, मुगल वंश की नींव, अब भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई, यानी अब भारत में एक नया शासक मुगल वंश शासन करना शुरू हो गए थे। तीसरा कारण था, हम परीक्षा में एक साल यही पूछते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। कब किया? बाबर 1526 में पानीपत के प्रताप युद्ध के बाद। ठीक है, हाँ। और तीसरा कारण था, अब सुल्तान की जगह बादशाह, अब सुल्तान नहीं है, सल्तनत काल में सुल्तान थे, अब सुल्तान की जगह क्या हो गए? बादशाह। हाँ। चौथा कारण, 1526 में बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। मित्रों, मैंने आपको पहले कहा था कि 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर दी। बादशाह ये कब की थी? काबुल विजय के बाद में। लेकिन अब बाबर 1526 में भारत विजय होने पर ये बादशाह की उपाधि धारण करता है। 4, काबुल से दिल्ली साम्राज्य का विस्तार, मुगल वंश की नींव, और अब सुल्तान की जगह बादशाह, और 1526 से बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। हाँ। 5वां कारण, कलंदर की उपाधि। बाबर युद्ध को जीतने के बाद में, इसी खुशी में बाबर ने काबुल व आपके साथ में जो जनता आई थी उनको एक एक चांदी के सिक्के, और मित्रों चांदी के सिक्के वितरित किए थे। इसीलिए इन लोगों ने, काबुल के लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा था, कलंदर की उपाधि बाबर को दी थी। ये 5 मुख्य परिणाम निकले थे पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, बाबर भारत में अब शासन करना शुरू हो गया है, स्थायी रूप से शासन करता है। अब शासन करना शुरू होता है स्थायी रूप से। इनके बाद में अब बाबर कौन कौन से युद्ध करता है, और अब भारत में सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, और अपने अंतिम जीवन तक कौन से युद्ध किए थे, ये सारी जानकारी हम लोग अब पढ़ते हैं। मित्रों, 17 मार्च 1527 इसमें बाबर युद्ध करता है, जिसका नाम है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, खानवा का युद्ध। और इस युद्ध में बाबर युद्ध किसे करता है? राणा सांगा से। मैं आपको डिटेल्स में देता हूं कि इस युद्ध के बाद बाबर भारत में स्थायी रूप से शासन बन जाता है। क्योंकि मित्रों, उत्तर भारत में 2 शक्तियां थी। उत्तर भारत में मुख्य 2 शक्तियां थी। कौन कौन सी? एक तो अफगान, और दूसरी शक्ति थी मित्रों, वो थे राणा सांगा, मेवाड़। उसमें 2 महत्वपूर्ण शक्तियां थी, और इस शक्ति को तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने
हरा दिया था। लेकिन राणा सांगा उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक था। राणा सांगा मित्रों उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक था उस समय। और राणा बाबर को यह मालूम था कि अगर भारत में स्थायी रूप से शासन करना है तो राणा सांगा को पराजित करना होगा। और इसीलिए राणा सांगा पर आक्रमण करता है कौन? बाबर। खानवा का युद्ध 17 मार्च 527 में। मित्रों कई की किताबों में 16 मार्च से मिलता है, लेकिन 17 मार्च तो सटीक ज्यादा माना जाता है। और राणा सांगा पर आक्रमण करता है। अब राणा सांगा पर आरोप लगाता है बाबर। बाबर कहता है बाबरनामा में बाबर कहता है कि भारत आने का न्योता राणा सांगा भी बाबर को देता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सहायता करने का वचन देता है। लेकिन राणा सांगा इस बात से मुकर गया और इसीलिए बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण किया था। लेकिन ये बात सही नहीं है। वास्तविक कारण ये है कि उत्तर भारत में 2 शक्तिशाली शक्ति और एक को तो बाबर नष्ट कर चुका था, दूसरा राणा सांगा को पराजित करना। उसको मालूम था कि अगर भारत में स्थायी रूप से शासन करना होगा तो राणा सांगा को हराना होगा। ये मुख्य कारण ये था क्योंकि राणा सांगा भी महत्वाकांक्षी था। राणा सांगा खुद दिल्ली पर शासन करना चाहता। राणा सांगा भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और इसीलिए ये युद्ध हुआ था 17 मार्च को 1527 में खानवा में। और खानवा कहाँ है? ये खानवा है मित्रों भरतपुर में। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर जिले में है खानवा। और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में। लेकिन राणा ऐसा कहते हैं कि राणा सांगा एक सूरवीर शासक था और उन्होंने अपने जीवन में 100 लड़ाइयां लड़ी थी और उनके राणा सांगा के शरीर पर शीश घाव थे। एक शक्तिशाली योद्धा था, बाबर से बेहतर कुशल सेनापति था राणा सांगा। और जब ये बात राणा सांगा के बारे में बाबर के सेना ने सुनी थी तो उसके अंदर घबराहट हो गई और इनके लिए उनको वापस जोश में भरने के लिए बाबर 3-4 काम करता है। वो मैं आपको समझाता हूं। कौन कौन से काम करता है? युद्ध से पूर्व ये मित्रों काम करता है। युद्ध से पूर्व सबसे पहले तमगा का समाप्त करता है। कौन? बाबर। ये क्या है? ये एक जागीर कर है। जागीर कर कह सकते हैं हम लोग, धार्मिक जागीर कर है ये। और सुंगी कर धार्मिक जागीर कर है, तमगा कर, इसको सब कर देता है बाबर। पहला काम ये करता है। दूसरा काम शराब पर प्रतिबंध। मित्रों बाबर शराब की कई पेटियां खाली कर देता है और शराब न पीने की कसम लेता है। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है। कौन? बाबर। इस युद्ध से पहले। तीसरा काम करता है जिहाद। सबसे इंपोर्टेंट है, इस युद्ध को जिहाद घोषित कर देता है बाबर। जिहाद का मतलब क्या हुआ? धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ये 3 काम करता है बाबर युद्ध से पहले सेना में जोश भरने के लिए। तमगा का कसम कर देता है, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, शराब न पीने की कसम लेता है और जिहाद धर्म घोषित करता है, धर्म युद्ध घोषित करता है। बाबर कहता है कि अगर युद्ध भूमि में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, अगर हम लड़ते लड़ते युद्ध को जीत गए तो हमें भारत का शासन मिलेगा, सुख मिलेगा, यहां का अधिकार मिलेगा। धर्म युद्ध घोषित कर देता है जिहाद, ताकि सेना के अंदर जोश रहे। और बाबर ने कहा किसी भी हालात में या तो युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारे जाएंगे और या फिर इस युद्ध को जीत जाएंगे। ऐसा जोश भर दिया गया था बाबर के सेना के अंदर। ये 3 काम करता है बाबर युद्ध से पूर्व। अब बाबर 17 मार्च को युद्ध को जीत जाता है और राणा सांगा युद्ध मैदान में घायल हो जाता है। सांगा होता है वो युद्ध में घायल हो जाता है और घायल लाया जाता है बसवा कहाँ है मित्रों? दोसा में। युद्ध भूमि में घायल होता है और दोसा में लाया जाता है राणा सांगा को। अब ये युद्ध जीतने के बाद में बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है? गाजी। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का नाश करने वाले, काफिरों का नाशक। और काफिरों का नाशक का मतलब क्या हुआ? मूर्ति पूजा करने वाले। काफिरों के नाशक का मतलब होता है मूर्ति पूजक।
जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं उनको कहते हैं काफिर, और गादी की उपाधि धारण की। कहते हैं कि इस युद्ध में बाबर कई राजपूत सैनिकों को सिर काट के मीनार खड़ी कर देता, एक के ऊपर मीनार खड़ी की थी, और एक टीले की तरह रातों के सिर को एक के ऊपर एक सुनाता। ऐसा कहा है गादी की उपाधि धारण की थी। किसने? बाबर ने। ठीक है, हमने इसके बारे में पूर्ण कैसे पढ़ा है। हाँ, उनके बाद में अगला युद्ध मित्रों, अगला युद्ध करता है 1528 में, और यह करता है चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का है एमपी, मध्य प्रदेश में। और यहाँ के शासक, मालवा के शासक कौन है? मेदिनी राय। ये कौन था? ये राणा सांगा का सामंत था। ये राणा सांगा का क्या था? ये राणा सांगा का सामंत था। कौन? मेदिनी राय। और यहां पर आक्रमण करता है 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर करता है। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद घोषित किया था, यानी धर्म युद्ध इसी को भी घोषित किया था। और यहां पर अब राणा सांगा बाबर को हराने के लिए बसपा से आता है कालपी का है एमपी, मध्य प्रदेश में। कालपी पहुंच जाता है, लेकिन फिर क्या होता है? राणा सांगा कुछ सरदार राणा सांगा को विष दे देते हैं, और राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, और वो इनकी सहायता नहीं कर पाते हैं, और इनकी युद्ध भूमि में हार होती है। राणा सांगा विजय हो जाता है। ठीक है, हाँ, राणा सांगा की बात करें हम लोग तो राणा सांगा की स्मृति चिन्ह कह सकते हैं हम लोग, या सत्री कह सकते हैं बसपा में। और राणा सांगा का स्मारक है वो मांडरगढ़ भीलवाड़ा जिले में। ये भी दो बातें इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बता दी है। हाँ, उसके बाद में यहाँ बाबर अधिकार कर लेता है। और अब मित्रों 1529 में बाबर एक युद्ध और करता है, जो बाबर का अंतिम युद्ध है, जिसका नाम है घाघरा का युद्ध। 1529 मित्रों 6 मई 1529 में बाबर करता है घाघरा का युद्ध। ये बाबर का अंतिम युद्ध है। परीक्षा में कई बार पूछते हैं बाबर का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध। ये कहा है मित्रों? बिहार में। और बिहार का शासक कौन था? बिहार का शासक है वो है महमूद लोदी। और ये मोहम्मद लोदी कौन है? ये अफगान है, यानी इब्राहिम लोदी का भाई है मित्रों। इब्राहिम लोदी का ये भाई है। और यहां पर आक्रमण करता है बाबर। एक बात इंपोर्टेंट है, ये अकेला युद्ध नहीं करता है, ये बिहार का शासक और बंगाल का शासक कौन था उस समय? नुसरत शाह। ये भी मिलके लोदी के साथ में मिलके सूक्त सेना पर आक्रमण करता है बाबर पर, लेकिन फिर भी बाबर विजय होता है और इन दोनों की हार जाती है। इंपोर्टेंट बात है इसमें बिहार। अब क्या करता है बाबर मित्रों? बिहार के दो टुकड़े कर देता है, एक तो पूर्वी बिहार और दूसरा पश्चिमी बिहार। मित्रों पूर्वी बिहार पर क्या करता है बाबर? अपने साम्राज्य में मिला देता है, और यहाँ का एक गवर्नर बना देता है, जिसका नाम है मिर्जा रजा। इनको यहाँ पर गवर्नर बना देता है, और पश्चिमी बिहार अफगानों के लिए छोड़ देता है। किस शर्त पर? कि भविष्य में अफगान किसी पर हमारे साम्राज्य सीमाओं के अंदर युद्ध नहीं करेगा। और नुसरत शाह जो बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और यह शासक बना रहता है बंगाल का। ये बात इंपोर्टेंट है। हाँ, सब वही 1529 में घाघरा का युद्ध। बिहार का शासक कौन था? मोहम्मद लोदी। और अफगान था जो इब्राहिम लोदी का भाई था। और बंगाल का दूसरे साथ दोनों मिलकर सुख सेना पर आक्रमण करते हैं, बाबर के साथ युद्ध करते हैं। लेकिन युद्ध में बाबर की विजय होती है और बाबर बिहार के दो हिस्से करता है, पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा। और पूर्वी बिहार में बाबर अपने राज्य बना देता है और यहाँ पर मिर्जा रजा को गवर्नर बना देता है, और पश्चिम बिहार अफगानों के लिए छोड़ देता है और नुसरत शाह संधि कर लेता है, बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ये बाबर के प्रारंभिक जीवन से लेकर हमने संपूर्ण तक कहानी पढ़ी है। अब हम लोग बाबर की मृत्यु और बाबर ने कौन कौन से काम किए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं।
26 दिसंबर 1530 में होती है बाबर की मृत्यु। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर की मृत्यु मौसम के हिसाब से हुई है, उनको मौसम सेटिंग नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि बाबर की मृत्यु शराब पीने से या भांग खाने से और या फिर अफीम खाने से, नशे से बाबर की मृत्यु हुई है। और कुछ एक इतिहासकार है जो हमें साहित्य स्रोत है, जिसका नाम है हुमायूंनामा, जिसने किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, जो बाबर की पुत्री है और हुमायूं की बहन है। उसने लिखा है कि बाबर को इब्राहिम लोदी की माता ने खीर खिलाई थी और खीर में था विष, और खीर में विष था, जहर था, उस पीने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब कैसे हुई है? अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत है, कोई मौसम का, कोई शराब का, कोई खीजा खाता है, लेकिन बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। जैसे भी मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाती है। हाँ, उसके बाद में अब हम लोग पढ़ते हैं बाबर के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। विशेष तथ्य पहला है पानीपत के प्रथम युद्ध में एकमात्र हिंदू शासक जिसका नाम था विक्रमजीत, जिसने इब्राहिम लोदी का सहयोग किया था। ये एकमात्र हिंदू शासक है जो बाबर के विरुद्ध लड़ा था पानीपत के मैदान में, ठीक है। और इसके पास से कोहिनूर का हीरा, आप पढ़ते हो कोहिनूर का हीरा सीना था किसने? बाबर ने, आगरा के सैन्य सामने से, और बंटवारे में मिला था हुमायूं को, ठीक है। इसी से लिया था विक्रमजीत से। ये पहली बात। दूसरी बात, एक दो इतिहासकार है विलियम बुक और हरविलाम शारदा, मित्रों दो इतिहासकार है, और ये कहते हैं कि खानवा का युद्ध में राणा सांगा की पराजय होने का मुख्य कारण कहते हैं कि रायसीना जो दिल्ली में है, रायसीना दिल्ली में जगह है, वहां का एक राणा सांगा का सामंत था, सरदार था, जिसका नाम था सिलहदी तंवर, से विश्वासघात से कारण राणा सांगा की पराजय हुई थी। ये दो बातें इंपोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, अब तीसरी बात करते हैं, बाबरनामा। मित्रों बाबरनामा, तीसरी बात बाबरनामा, या हम लोग कह सकते हैं तुजुक ए बाबरी। ये बाबर ने लिखी थी, बाबर शहर ने लिखी थी, और ये तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबरनामा है तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर की मातृभाषा की बात करें तो संगताई भाषा मातृभाषा थी। हाँ, चौथी बात, मुंबईयान ये पद शैली है जिसकी रचना बाबर ने की थी, और ये की थी फारसी भाषा में। चार बातें इंपोर्टेंट है। हाँ, दो बातें और बची है पीछे। हाँ, पांचवी बात है हालवादी कविताएं की रचना की थी बाबर ने, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट बात है। हाँ, छठी बात है नकद वेतन की जगह वजह देना। वजह का मतलब क्या होता है? जागीर। बाबर ने एक नई प्रथा शुरू की थी, सरकारी कर्मचारियों को नकद वेतन की जगह वजह देना शुरू किया। वजह का मतलब होता है जागीर, वजहदार का मतलब होता है जागीरदार, यानी अपने आय का 30% हिस्सा है वो राजकोष में जमा करवाना, और 6 हिस्सा है वो जागीर लेते थे या जागीरदार लेते थे, कह सकते हैं हम लोग। ये प्रथा शुरू की थी। शांति बात है
गज ए बाबरी भूमि माप के लिए शुरू की थी बाबर ने, जैसे गज सिकंदरी कहते हैं हम लोग, सिकंदर लोधी ने शुरू की थी, और ये जहांगीर ने इस प्रथा को समाप्त कर दी थी। ठीक है, हाँ, ये बातें इंपोर्टेंट थी बाबर के बारे में। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं एक अंतिम बात है, तो सबसे इंपोर्टेंट है, हाँ, वो है बाबर के अंतिम समय बाबर को दफनाया कहां गया था उनके बारे में। तो ये भी बात परीक्षा में कई बार आती है। बाबर की मृत्यु होती है मित्रों 26 दिसंबर 1530 में, और इनका दफना जाता है, इनको दफनाना आगरा में। आगरा में एक बाग, इसका नाम है नूर अफगान, इसको बोलते हैं आराम बाग। यहां पर बाबर को दफनाया गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी काबुल में दफनाने की, क्योंकि बाबर नामा में इच्छा जाहिर की थी कि मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए, वो है अफगानिस्तान में। फिर उनके बाद में कुछ टाइम के बाद में बाबर को काबुल दफनाया गया था, यहां से कुछ अस्थियां लेकर काबुल में बाबर को दफनाया गया था। ये बात परीक्षा में कई बार आती है कि एकमात्र मुगल शासक जिसके 2 जगह दफनाया गया था वो बाबर है, बाबर को 2 जगह दफनाया गया था। ठीक है, इंपोर्टेंट बात है, परीक्षा में कई बार आते हैं। हमने बाबर के प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम समय तक संपूर्ण कहानी, इंपोर्टेंट पर्सन, जो परीक्षा में आने उपयोगी सारी की सारी बात हमने चर्चा की है। आप लोग इतिहास को पढ़ने, समझने और समझने की कोशिश करें। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे हुमायूं। धन्यवाद।